बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ा अहम व्लॉग है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ख़ास तौर पे जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान कोई लड़ाई चल रही है और वो तनाज़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तसादुम हो जाएगा और दोनों में से किसी एक को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान तो पाकिस्तान का होना था अगर ये तनाज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इसके अंदर क्या था, कौन क्या चाह रहा था और फ़ैसला क्या होने वाला है, मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब बताऊंगा। एक्चुअली जो DGISI की तैनाती का मामला है ना, उसमें पाकिस्तान में कानून में इतनी वजाहत मौजूद नहीं है, लेकिन आइनी तौर पे ये इस्तेहकाक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो किसको DGISI तैनात करना चाहते हैं। आर्मी चीफ़ की तैनाती या DGISI की तैनाती होती है। अमूमन जो वज़ीर आज़म हैं और जो आर्मी चीफ़ हैं उनके दरमियान ये तनाज़े की वजह बनता रहा है ये ओहदा, क्योंकि आर्मी चीफ़ के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट ओहदा होता है DGISI का। अब इस आदमी के पास इतने इख्तियारात होते हैं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया की चीज़ें हैं, एजेंसीज़ के साथ टक्कर लेना है और ये पाकिस्तान के दिमाग के तौर पे काम कर रहा होता है इदारा। तो यहाँ पे एक बहुत ज़हीन, काबिल और शानदार आदमी होना चाहिए जिसकी आर्मी चीफ़ के साथ एक इत्मीनान बख्श कोऑर्डिनेशन रहे। और आर्मी चीफ़ ने क्योंकि ज़्यादा उनके साथ काम करना है तो मुतमईन होना चाहिए, लेकिन ये इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया गया है कि वो इस शख्स का इंतखाब करें। इसमें नॉर्मली होता यह है कि आर्मी चीफ़ 3 नाम भिजवा देते हैं वज़ीर आज़म को कि हमारे पास जो ये 3 बंदे हैं ये क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, इनमें से किसी एक को आप, और इनका तजर्बा भी है, आप किसी एक को DGISI लगा दें। तो फिर उसमें से एक को वज़ीर आज़म लगा देते हैं। यहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि आर्मी चीफ़ चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक आदमी को ही DGISI लगाया जाए, उनके अलावा किसी और को ना लगाया जाए। तो अभी जो है वो ISPR की जानिब से बाकायदा बता दिया गया कि DGISI लगा दिया गया है नदीम अंजुम साहब को, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो समरी है उसके ऊपर दस्तखत में ताख़ीर हो रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे ख़बरों में कि वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि फैज़ हमीद अभी कंटिन्यू करें और उनके साथ वो कंफर्टेबल थे और वो मामलात को बहुत समझते हैं और इस वक्त अफ़गानिस्तान का मामला बहुत हसास है। ऐसे मौका पर एक बड़े अहम तरीन ओहदे के ऊपर अहम तरीन शख्सियत को तब्दील करने से हालात पे असरअंदाज हो सकता है ये सारी सिचुएशन, ये तब्दीली जो है। तो वज़ीर आज़म चाह रहे थे कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन आर्मी ने एक नया नाम दे दिया और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर चले गए। जबकि यहाँ पे जो DGISI आए उनकी समरी पे वज़ीर आज़म ने फ़िलहाल दस्तखत नहीं किए। इसको एक तनाज़े के तौर पे ले रहे थे सब, इसलिए कि पाकिस्तान में पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब 1999 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ़ थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने एक ख़ास जनरल को, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अज़ीज़ ख़ान, उनको परवेज़ मुशर्रफ साहब चाहते थे कि DGISI लगाया जाए, क्योंकि उनके पास अफ़गानिस्तान और कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने का तजर्बा मौजूद था। जबकि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार थे। नवाज शरीफ साहब उनको DGISI लगाना चाहते थे और ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब के बारे में ये परसेप्शन थी कि वो अफ़गानिस्तान को और कश्मीर को और ख़ित्ते की जो इंटेलिजेंस है उसको नहीं जानते, उनका तजर्बा नहीं है, लिहाजा उनको लगाने से नुकसान होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने रिश्तेदार ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को DGISI तैनात कर दिया, जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब को मजबूरन अपने साथी लेफ्टिनेंट जनरल अज़ीज़ ख़ान को चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लगाना पड़ा। जनरल साहब चाहते थे कि चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट लग जाए और जनरल अज़ीज़ ख़ान जो हैं वो DGISI के तौर पे उनके साथ काम करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उल्टा काम कर दिया था और उसकी वजह से मुशर्रफ साहब में और नवाज शरीफ साहब में इख्तिलाफ़ात का आगाज़ हुआ। मुशर्रफ साहब ने वो तमाम फ़ाइलें जो अहम तरीन थीं और इस खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बड़ी अहम थीं, उनको ISI के दफ्तर से अपने पास मंगवा लिया था और वो चीज़ें जनरल अज़ीज़ ख़ान देखते थे, हालांकि वो DGISI नहीं थे। तो इस तरह से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब का तैयारा जो है उसको लैंडिंग से रोक दिया। उनको लगा कि शायद मुशर्रफ साहब, उनको ये इत्तला मिली कि मुशर्रफ साहब कूँ कर लेंगे, उन्होंने तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया। पॉलिटिकल लोग जो हैं वो एयरपोर्ट्स के ऊपर जाके कोशिश कर रहे थे कि तैयारे को ना उतरने दिया जाए, वो तैयारा इंडिया चला जाए या श्रीलंका चला जाए। तैयारे में फ्यूल कम हो रहा था। यहाँ पर क्या होता है कि एक कर्नल शाहिद नामी एक फ़ौजी थे, ये 111 ब्रिगेड में थे।
तो कर्नल शाहिद साहब जो है उनको हुक्म मिलता है और वो फौरी तौर पे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस और वहाँ जाके वो कंट्रोल कर देते हैं। वहाँ पे जो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे वो DGISI के तौर पे नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद थे, रिश्तेदारी है, बहुत करीबी ताल्लुक़ था उनका। और ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जो हैं वो उनके साथ SSG कमांडोज भी थे। ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब के कमांडोज हथियार डाल देते हैं, ये सुनकर के परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से ऑर्डर है, और फिर कर्नल शाहिद जो हैं वो सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब ने जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का दरवाज़ा है वहाँ पे ये कहा था कि मैं आर्मी चीफ़ हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उनको आर्मी चीफ़ अपनी तरफ से बना चुके थे। उनको वो जो है वो स्टार्स वगैरह लगा दिए गए थे आर्मी चीफ़ वाले, लेकिन वो उन्होंने कहा कि आप आर्मी चीफ़ नहीं हैं, आर्मी चीफ़ परवेज़ मुशर्रफ हैं और चेन ऑफ कमांड वही है, और मुझे ये हुक्म दिया गया कि आपको गिरफ़्तार कर लूँ, तो आपको गिरफ़्तार किया जाता है। तो ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब भी गिरफ़्तार हो गए, नवाज शरीफ साहब भी हो गए, तो ये तनाज़ा वैसे ही हो गया था उस दौर में। अभी क्या हो रहा था कि कुछ सहाफ़ी, कुछ दानश्वर, कुछ इंडियन अकाउंट्स और PMLN के बहुत सारे लोग वो बगले बजा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे और ट्रेंड चला रहे थे 12 अक्टूबर का, कि आज 12 अक्टूबर है, हजरात एक ऐलान सुनिए, आज 12 अक्टूबर है। इस तरह की बातें और इस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रोला डाला गया था। 2-4 दिन से लोग कोशिश कर रहे थे कि फ़ौज में और हुकूमत के अंदर एक जंग छिड़ जाए। वो तमाम लोग जो उस दौर में नवाज शरीफ के साथ खड़े थे कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से DGISI अपने रिश्तेदार को लगाया और उन्होंने बाद में उसको आर्मी चीफ भी बना दिया अपने तरीके से, और मुशर्रफ साहब के तैयारे को भी नहीं उतरने दिया। इसके बावजूद वो सारे नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। आज वो सारे के सारे इमरान खान के खिलाफ फ़ौज के साथ जाके खड़े हो गए कि जनाब ये तो फ़ौज का इख्तियार है। कल वो कहते थे ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, आज वो कहते हैं ये फ़ौज का इख्तियार है। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको जहाँ फ़ायदा लगता है ये वहाँ चले जाते हैं। और वैसे भी नवाज शरीफ साहब से बड़ा फ़ायदा देने वाला कौन हो सकता है? लिहाजा इन सबको एक धचका पहुँचा है। जो अब डिटेल्स आई हैं उनके मुताबिक, वो डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, क्योंकि कैबिनेट में मैंने आपको बताया कि कुछ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी प्रेशर फील कर रहे थे, तो कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये सारा मामला खोल दिया। क्या कहा मैं आप तक एग्जैक्टली पहुंचा देता हूं, और बड़ा दबंग मौक़िफ़ है उनका। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि ताल्लुकात और सपोर्ट जो है, एक तो ताल्लुकात बड़े तारीख़ी नौइयत के हैं पाकिस्तान की फ़ौज के और पाकिस्तान की हुकूमत के इस वक्त, और जो सपोर्ट है वो हमने भी उनको पूरी सपोर्ट दी है उनके हर मामले में, और उन्होंने भी हमें पूरी सपोर्ट दी है हर मामले में। जैसा कि इंडिया के साथ जब 2019 में मामला हुआ तो पाकिस्तान की पूरी हुकूमत उनके साथ खड़ी थी। हर ऐसे मामले में जब फ़ौज के ऊपर तनकीद हुई या किसी ने कीचड़ उछाला, फ़ौज के साथ खड़ी हुई हुकूमत। इसी तरह से फ़ौज ने हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट दी। फिर उन्होंने ये कहा कि इस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं उनका मेरे साथ जो ताल्लुक़ है वो एक बड़ा बेमिसाल ताल्लुक़ है। फिर इमरान खान साहब ने अगली बात की कि कोरोना वायरस में या ये जो टिड्डी दल का हमला हुआ था, इनके अंदर हमने बड़ी मिसाली कोऑपरेशन के साथ काम किया है। यानी इसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर मुल्क को इन मसाइल से निकाला है। अब खित्ते के चैलेंजेस हैं, उनमें भी दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त मिलकर काम किया है। हमारे ताल्लुकात किसी भी चीज़ से या किसी भी इख्तलाफ से कभी ख़राब हो नहीं पाए। हम हर चीज़ पे डिस्कशन करते रहे हैं, और आज ये मिसाली ताल्लुकात हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काबीना को ब्रीफ़ किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ताल्लुकात ख़राब करने की बातें कुछ मगरिब ज़ादे कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज में और पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर लड़ाई करवा कर रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं, और हम ये नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा एक इख्तलाफ है, कोई लड़ाई नहीं है। मेरा एक मौक़िफ़ है और एक इदारे का मौक़िफ़ है। उन दोनों मौक़िफ़ के बीच में एक ख़बर आ गई कि वो पहले से खबर आ गई कि जनाब इनको तैनात कर दिया गया है, जबकि इमरान खान साहब का जो अपना मौक़िफ़ था वो भी उन्होंने कैबिनेट को बताया है एक अलग अंदाज में। उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी आदमी को एक इंपॉर्टेंट सीट से हटाते हैं तो नए आने वाले आदमी को ब्रीफिंग्स लेते लेते 1 महीना लग जाता है उन सारी चीज़ों को समझने में। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल बड़ी नाजुक है। जैसा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन इसलिए देनी पड़ी थी कि हालात बड़े नाजुक थे और वो इन सारी चीज़ों को समझते थे, वो बेहतर हैंडल कर रहे थे, तो हमने चाहा कि वो कंटिन्यू करें। ऐसे ही मैं चाहता था कि ये कंटिन्यूशन चले। मामला सिर्फ टाइमिंग का है, तब्दीली का नहीं है। नए आने वाले डीजी के हवाले से इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई एलिगेशन उनके ऊपर नहीं है। उन पे भी इमरान खान साहब उतने ही मुतमईन हैं जितने पिछले डीजी ISI पे थे, लेकिन उनको अभी हटाने के इसलिए हक में नहीं थे कि अफ़गानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल जितनी क्रूशल है, इसमें एक नए डीजी को आकर चीज़ों को समझने में जो टाइम लगेगा तो वो गैर ज़रूरी तौर पे लंबा हो सकता है। सिर्फ ये रीज़न था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बताया। उनका कि इस मसले का ऐसा हल निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे कि ना
हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और ना हमारे इदारे की, दोनों की साख मुतासर ना हो। ये प्राइम मिनिस्टर का आज़म था और ये है जी असल खबर। वज़ीर-ए-आज़म के ज़राए ने यह बताया है कैबिनेट मीटिंग के अंदर आज बातचीत हुई और इस मामले पे भी बात हुई, क्योंकि काबीना के अंदर भी जब हर तरफ ये बात हो रही है तो काबीना में भी इस पे इस्तराब था। तो वहाँ जब सवाल उठाया गया तो जो ISI के नए डायरेक्टर जनरल के तकर्रुर के मुतालिक नोटिफिकेशन में ताख़ीर पर जो इबहाम पैदा हुआ है उसको मुस्तरद कर दिया गया। वहाँ पर ज़राए ने इस हवाले से दावा किया है कि वफाकी काबीना के इजलास में नए DG ISI के नोटिफिकेशन का मामला भी ज़ेर बहस आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में DG ISI के नोटिफिकेशन के मामले पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मामले को गलत रंग देने की कोशिश ना की जाए, हम एक पेज पर हैं, अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है और मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। ये जियो न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक ये मामला इस तरीके से हल हो रहा है कि जो आर्मी चीफ की चॉइस हैं नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, यानी ऐसा कहीं भी रिपोर्ट नहीं हो कि इमरान खान साहब अपने किसी बंदे को DG ISI लाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो कुछ और अरसा कंटिन्यू करें। फैज़ हमीद साहब मौजूद हैं तो वो मज़ीद इस सीट के ऊपर काम करें। इमरान खान साहब ये चाह रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो किसी ख़ास आदमी को लाकर DG ISI लगाना चाह रहे थे। और ना उन्होंने कोई एतराज़ात किए थे जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के बारे में। तो ये अब एक्सप्रेस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि कल तक ये नोटिफिकेशन हो जाएगा और यही जनरल नदीम अंजुम ही DG ISI होंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियर किया इस सारे मामले को आज। उन्होंने कहा कि DG ISI की तैनाती में अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ के ज़मन में बहुत अहम है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री के दरमियान बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात जो हमने आपको बताया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के सिपह सालार की इज़्ज़त में कमी हो, और पाकिस्तान की फ़ौज या सिपह सालार भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे वज़ीर-ए-आज़म या सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कोई कमी हो। आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म के आपस में बहुत करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। तो ये है जी वो खबर जिससे बहुत सारे लोगों के सीनों पे सांप लौट गया, जिनको बहुत तकलीफ़ हुई, जो उम्मीदें बांध के बैठे थे कि फ़ौज की और इमरान खान की लड़ाई होगी। लेकिन एक चीज़ इस सारे के अंदर अच्छी हो गई, वो जो लोग बहुत अरसे से ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इमरान खान पपेट है, इमरान खान सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, इमरान खान वही करता है जो फ़ौज इसको कहती है और इमरान खान कठपुतली के तौर पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे। और मैं आपको अक्सर बताता था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़ौज के साथ या फ़ौजी क़यादत के साथ बहुत सारे मामलात के ऊपर इख्तलाफ किया, ना सिर्फ इख्तलाफ किया बल्कि अपनी बात को उनसे मनवाया। जैसा कि एब्सोल्युटली नॉट वाला बात है, अमेरिका का बहुत दबाव था, फ़ौज उसके ऊपर डिस्कशन करना भी चाहती थी और ये हो भी सकती थी, लेकिन उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया जी एब्सोल्युटली नॉट, और बातचीत के रास्ते तक बंद कर दिए, यानी सबके लिए, हर एक के लिए रास्ता बंद कर दिया और कुछ नेगोशिएशंस भी इसके अंदर नहीं छोड़ी। बहुत क्लैरिटी आ गई। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का फ़ैसला था, वो फ़ौज का फ़ैसला नहीं था। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए, वो इमरान खान साहब का फ़ैसला नहीं था, उन्होंने उसकी मुखालफत की थी और वो साबित हुआ वक्त के बाद कि उनकी मुखालफत ठीक है, लेकिन उन्होंने फ़ैसला मान लिया था। बाद वक़्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इदारों की बात मान लेते हैं, बाद वक़्त इदारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात मान लेते हैं। तो यहाँ आर्गूमेंट होते हैं, यहाँ इख्तलाफात होते हैं, तो कोई किसी का पपेट नहीं है। ना आर्मी चीफ इमरान खान के पपेट है, ना इमरान खान आर्मी चीफ का पपेट है। और इमरान खान को जहाँ तक मैं जानता हूँ या लोग जो उनके करीब रहे हैं वो इसमें बड़े क्लियर हैं कि इमरान खान को कोई पपेट बना भी नहीं सकता। वो जो बात उनको ठीक लगती है वो कर देते हैं और आर्गूमेंट के बाद वो रास्ता भी निकालते हैं, यानी ग्राउंड को छोड़ के नहीं जाते, गिव अप नहीं करते। यानी ऐसा नहीं था कि अगर कुछ लोगों को ये लग रहा था कि इमरान खान इस्तीफ़ा देके घर चले जाएंगे फ़ौज के साथ इख्तलाफ होने की सूरत में, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, उनको निकालना पड़ेगा। वो छोड़कर कभी नहीं जाएंगे क्योंकि मैदान छोड़ के जाने वाला हार तस्लीम कर लेता है। और इमरान खान अपने हर जलसे में नौजवानों को यही समझाता है कि हार मत मानना कभी भी। हारता वही है जो हार मान लेता है, जो ग्राउंड को छोड़ देता है, जो गिव अप कर देता है। तो गिव अप तो वो नहीं करेंगे, वो मुकाबला करेंगे, कैसी भी सूरत हाल हो उसमें रास्ता निकालेंगे। तो रास्ता गालिबन ऐसे ही निकलेगा कि फ़ौज और हुकूमत एक
नतीजे पर पहुँचे मुश्तरका तौर पे, और उसके बाद कोई अच्छे तरीके से ये मामला रिजॉल्व हो जाए। वरना बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे ख्वाब देख लिए थे, उनको एक और 12 अक्टूबर नज़र आ रहा था। तो याद रखिए, ये वो 12 अक्टूबर नहीं है, वो 99 था, ये 2021 है। वो नवाज शरीफ साहब थे, ये इमरान खान साहब हैं। उनकी बेशुमार करप्शन की प्रॉपर्टीज़ थी पाकिस्तान से बाहर, बेशुमार उनकी मुसीबतें थी और बेशुमार उनकी करप्शन थी, और बहुत सारे उनके इश्यूज़ थे। यहाँ वो इश्यूज़ इमरान खान के साथ ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।